अच्छा, पिछली वीडियो में हमने सर्कल ऑफ विलेस डिस्कस किया। अब सर्कल ऑफ विलेस की जितनी भी आर्टरीज़ हैं ना, इनकी ब्रांचेज़ और इनके बारे में कि इनके डैमेज होने से क्या आता है। तो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जिसका पूछा जाता है ना, दैट इज़ मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है ना, इसका सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लें, प्लीज़ नोट डाउन कि ये सप्लाई किस किस रीजन को करती है आपके ब्रेन में। ये आपके ब्रेन में टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करती है, मेनली सबसे मेन में ये टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करती है, और ये आपके कुछ पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब को भी सप्लाई करती है, और आपके कुछ पार्ट ऑफ विजुअल फील्ड को भी सप्लाई करती है। तो 3 रीजन को ये सप्लाई करती है। इसमें आपका मेजर आपका टेम्पोरल आता है, फिर आपका सम पार्ट फ्रंटल का आता है, और कुछ जो होता है हिस्सा वो आपका जो है वो विजुअल फील्ड्स का भी आता है। अब अगर ये डैमेज हो गई तो क्या होगा? तो मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि ये आपके जो है वो फ्रंटल लोब को सप्लाई करती है, और फ्रंटल लोब के ये उस पार्ट को सप्लाई करती है जो अपर लिम्ब को कंट्रोल कर रहा है। तो आपने याद रखना है कि इसकी सप्लाई किसको इन्वॉल्व करती है? अपर लिम्ब को इन्वॉल्व करती है। तो जब भी मिडल सेरेब्रल आर्टरी का डैमेज होगा तो आपका फेस और अपर लिम्ब, इनकी कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस और सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, आपने लिख लेना है कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस ऑफ द फेस एंड अपर लिम्ब। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये सम पार्ट ऑफ विजुअल फील्ड को भी इफेक्ट करती है। तो जब ये विजुअल फील्ड्स जो है उसको इफेक्ट करेगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमी अनोपिया। ठीक है। फिर आपके ये टेम्पोरल और फ्रंटल लोब के 2 खास एरियाज को सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड द वर्निकीज एरिया जो कि आपके टेम्पोरल लोब में होता है, और ब्रोकाज एरिया जो कि आपके फ्रंटल लोब में होता है। अब जब वर्निकीज एरिया डैमेज होता है तो पेशेंट को होता है सेंसरी एफेजिया। एफेजिया का मतलब है लॉस ऑफ वर्ड्स, के पेशेंट स्पीक नहीं कर रहा, पेशेंट बोल नहीं पा रहा। तो वर्निकीज एफेजिया का मतलब में क्या होता है? सेंसरी एफेजिया। एंड व्हाट इज सेंसरी एफेजिया? कि हम पेशेंट से कुछ पूछ रहे हैं और वो बता कुछ और रहा है, और वो जो है ना अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा है, जैसे छोटे बच्चे नहीं निकालते बा बड़ा, इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो वर्ड्स की आर्टिकुलेशन नहीं कर पा रहा, वर्ड्स बोल ही नहीं पा रहा, उसको हमारी कमांड ही समझ नहीं आ रही। अगर हम एक सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब कुछ और है। हम पूछ रहे हैं गाड़ी कहाँ है, तो वो बता रहे हैं घर में। मैंने लिटरली मेरे साथ इस तरह हुआ था कि आई हैव सीन अ पेशेंट जिसके टेम्पोरल रीजन पे चोट लगी थी। तो मैंने उससे पूछा आपका घर कहाँ है, तो कह रहा है मेरी गाड़ी मेरी छत पे खड़ी है। इस तरह से वो जवाब देते हैं। ठीक है। या फिर अगर मैं उससे पूछूंगी चोट कहाँ लगी, छत गिर गई की चीखें मारना शुरू कर दी पेशेंट ने। तो ये एग्जैक्टली उस टाइम पे मैंने न्यूरो लिया था, तो ओपिनियन लिया था, एंड दे सेड कि इसका टेम्पोरल रीजन डैमेज है मैडम, क्योंकि टेम्पोरल रीजन में वर्निकीज एरिया होता है, और वर्निकीज एरिया सेंसरी एफेजिया कराता है। और सेंसरी एफेजिया का मतलब ये है कि पेशेंट प्रॉपरली कमांड नहीं फॉलो करेगा, जो आप पूछोगे वो नहीं बता पाएगा। सही है। और वो सेंसेशंस ही नहीं जाएंगी उसमें, और वो फिर क्योंकि एंजाइटी में आ जाता है ना, उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है दुनिया में, तो वो अजीबोगरीब अल्फाज हड़बड़ाना शुरू हो जाता है। सही है। तो दिस इज द वर्निकीज एफेजिया। अब ब्रोकाज एफेजिया में क्या होता है? ब्रोकाज रीजन जो होता है वो आपके फ्रंटल लोब में होता है, उसमें वर्ड्स नहीं बन पाते, पेशेंट समझ रहा होता है आपकी कमांड, वो कहेगा मुझे पेपर पेंसिल दो मैं लिख के बता देता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा, मैं वर्ड्स नहीं बना पा रहा। दिस इज द ब्रोकाज एफेजिया। और ये ब्रोकाज एफेजिया, वर्निकीज एफेजिया, फेस एंड अपर लिम्ब डैमेज एंड हेमोनिमस हेमी अनोपिया, ये 4 फीचर किसके डैमेज होने के होते हैं? मिडल सेरेब्रल आर्टरी के डैमेज होने के होते हैं। सो मिडल सेरेब्रल आर्टरी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एफेजिया रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज इन टेम्पोरल लोब। जब भी आपको इस तरह से आए कि एफेजिया हो रहा है पेशेंट को, और किस तरह का एफेजिया हो रहा है कि पेशेंट वर्ड्स को उल्टा फुल्टा बोल रहा है, तो ये आपका वर्निकीज एफेजिया होता है जो कि टेम्पोरल लोब डैमेज होने से होता है। ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है। दूसरा, अ पेशेंट हैज़ अ एफेजिया एंड अ फेशियल नर्व पाल्सी ऑन द सेम साइड। अब इसमें देखो पहले से उसमें वर्ड्स का मसला आ रहा है कि वो बोल नहीं पा रहा, दूसरा फेशियल नर्व यानी फेस की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो दिस इज द रीजन ऑफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी, क्योंकि मिडल सेरेब्रल आर्टरी आपके फेस को, आपके अपर लिम्ब को और आपकी स्पीच में इन्वॉल्व होती है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द पैरालिसिस ऑफ द लेग्स एंड द एफेजिया। अब एफेजिया का वर्ड्स आ गया है तो इसमें मिडल सेरेब्रल आर्टरी लाजमी डैमेज हुई है, क्योंकि मिडल सेरेब्रल आर्टरी कुछ पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब को भी सप्लाई कर रही है। तो फ्रंटल लोब ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर द मूवमेंट ऑफ द लिम्स, मेजरली अपर लिम्स बट लोअर लिम्स को भी समहाउ करती है। लेकिन एफेजिया का वर्ड आ गया तो यू डोंट नीड टू गो हेयर एंड देयर, यू जस्ट चूज मिडल सेरेब्रल आर्टरी। देन कहते हैं हेमीपरेसिस एंड फेशियल नर्व पाल्सी, अगेन फेस इन्वॉल्वमेंट, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी
arteries supplies the Broca's area and the adjacent corticospinal tract. तो middle cerebral artery supply the Broca's area. The middle cerebral artery is the largest and the most direct branch of the internal carotid artery. ठीक है, it supplies the cortex of insula and overlying opercula. तो ये भी पार्ट ऑफ ब्रेन होते हैं जो कि मिड बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन में होते हैं, जिनको मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करते हैं। और मिडल सेरेब्रल आर्टरी आपकी डायरेक्ट ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, ये किसी और की फर्दर ब्रांच नहीं है। मैंने सर्कल ऑफ विलिस पढ़ाया है, जाके दोबारा चेक कर लें। इट इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी? तो इसकी ब्रांच होती है रोलैंडिक आर्टरी। अ पेशेंट विद द थ्रोम्बोसिस इन अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व। तो जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की थ्रोम्बोसिस होती है तो आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के लिए यू नीड टू रिमेंबर ओनली वन थिंग कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाइंग द लोअर लिम्ब्स। ठीक है, ये सिर्फ एक ही रीजन। सबसे आसान सवाल इसका होता है कि ये अगर ओनली लोअर लिम्ब लिखा हुआ होगा कि कॉन्ट्रालैटरल, और कॉन्ट्रालैटरल क्यों? क्योंकि अगर आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है तो राइट सेरेब्रल आर्टरी अगर डैमेज होगी तो आपकी लेफ्ट साइड का पैरालिसिस होगा। तो कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस ऑफ द लोअर लिम्ब एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आर द साइंस ऑफ द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सबसे आसान है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के। तो इट इज़ अ मीडियल पार्ट ऑफ दी फ्रंटल प्राइटल लोब को सप्लाई करती है, यानी फ्रंटल और प्राइटल लोब का जो मीडियल पार्ट होता है उसको एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। और ये सिंगुलेट गायरस को भी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। अ पर्सन हैज़ अ पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट लेग एंड ऑल्सो इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपका जो है ना वो फ्रंटल लोब की कहानी है कि लेग्स को मूव नहीं कर पा रहा। जब भी लेग का वर्ड आएगा तो फ्रंटल लोब में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज डैमेज। the artery of the primary motor cortex is caused। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है ना वो आपका एंटीरियर फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब जो होता है ना आपका, वो आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है जो कि आपकी सारी मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। यानी जो काम हम परफॉर्म करें, चाहे वो हम आर्म से करें, चाहे हम लेग से करें, चाहे हम माउथ से करें, चाहे हम खा रहे हैं, तो इसमें हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसमें हमारा फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है। और फ्रंटल लोब को दो मेजर आर्टरी सप्लाई करती हैं। मेनली 90% जो है फ्रंटल लोब को आपकी मीडियन पार्ट को फ्रंटल लोब की आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करी है, और लेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब को आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स इज अगेन फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और सम पार्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी। जो इसका मीडियन वाला हिस्सा है वो आपका एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है, और जो लेटरल है वो आपका मिडल सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होगा। देन आपके पास आता है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल ग्रूव में, यानी कि हमारे पास सर्कल ऑफ विलस की वो ब्रांच जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल स्पाइनल ग्रूव में पूरी लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में साथ साथ ट्रैवल करती है, दैट इज इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो होती है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे स्पाइनल ट्रैक्स होते हैं, जिसमें आपका लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, जिसमें आपके मीडियल लेमेनिस्कस होते हैं, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस ट्रैक होता है। तो ये सारे ट्रैक बेसिकली आपके किसके अंदर होते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज होगी तो आपके सारे ट्रैक डिस्टर्ब होंगे, और वो ट्रैक कौन कौन से? सबसे पहले आपका लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक अगर डैमेज होता है तो क्या होता है? आपकी कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस हो जाती है अपर एंड लोअर लिम्ब की। ठीक है, तो कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब बोथ, जब ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर कि अगर दोनों एक साथ डैमेज होंगी तो यू नीड टू रिमेंबर कि दिस इज स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज हेयर। ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड को कौन सी आर्टरी सप्लाई करी थी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। देन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही आपका मीडियल लेमेनिस्कस डॉर्सल कॉलम ट्रैक होता है। तो डॉर्सल कॉलम ट्रैक जो होता है वो आपका प्रोप्रियोसेप्शन के लिए होता है। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और इन सारी चीज़ों के लिए होता है। तो इसको भी जो है ना ये भी लॉस हो जाएगी अगर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज होगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व न्यूक्लियाई जो होते हैं वो भी आपके कॉर्डल मेडुला में पड़े हुए होते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में पड़े होते हैं। तो अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगा तो आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व इंजरी भी होगी, और इप्सीलैटरल यानी सेम साइड पे टंग की डेविएशन होगी। तो जब भी सेम साइड पे टंग की डेविएशन होगी तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो डैमेज होती है। ठीक है,
तो आपने ये इस तरह से याद रखना है कि जब भी राइट एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज होगी तो टंग डेविएट टुवर्ड्स द राइट साइड। तो आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है फॉर द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ट्रैक। सबसे पहले कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज होता है विद द डैमेज ऑफ द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कंट्रोल्स द कॉन्ट्रालैटरल अपर एंड लोअर लिम्ब। तो अब कॉन्ट्रालैटरल अपर एंड लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो जाएगी। दूसरा इसमें मीडियल कॉलम डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक इन्वॉल्व होता है, उसका डैमेज होगा तो क्या होगा, प्रोप्रियोसेप्शन डैमेज हो जाती है। एंड देन आपका कॉर्डल मेडुला में हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, अगर वो डैमेज होगा तो टंग की डेविएशन हो जाती है टुवर्ड्स द इप्सिलैटरल साइड। तो दीज आर द 3 मेजर साइन फॉर द डैमेज ऑफ द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है। देन आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में देखें कि मैंने बताया आपको कि डेविएशन ऑफ टंग ऑन द राइट साइड, तो इसका मतलब राइट एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो डैमेज हुई है। ठीक है, क्योंकि इसमें टच और वाइब्रेशन यानी प्रोप्रियोसेप्शन भी इन्वॉल्व हो गई है। तो DCML प्लस हाइपोग्लॉसल नर्व दे बोथ आर डैमेज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और क्योंकि टंग डेविएटेड टू द राइट साइड तो राइट साइड की एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, अब नोज द डिफरेंस से कह रहे हैं टंग डेविएट टू द सेम साइड द नर्व इंजर इज द हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, अगर आपकी टंग इंजर्ड डेविएट होती है सेम साइड पे तो आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व है। टंग राइट डेविएशन ऑफ टंग प्लस सेंस एंड द टच और वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो फिर आप एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। जब सिर्फ टंग का डैमेज का जिक्र होगा तो हाइपोग्लॉसल नर्व लिखेंगे आप। जब आपका राइट डेविएशन ऑफ द टंग अलॉन्ग विद द सेंस टच वाइब्रेशन यानी कि पूरा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट जा रहा है तो दिस इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के डैमेज होने से एक सिंड्रोम होता है विच इज़ कॉल्ड द मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। ठीक है, अब मैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि आपका जो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक कट सेक्शन है, अब इसमें जो आपका एंटीरियर रीजन होता है ना, यहाँ पर आपकी होती है कि स्पाइनल ग्रूव, और इस स्पाइनल ग्रूव के अंदर जो है ना वो आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब क्योंकि ये मिड लाइन में होती है, आपकी जो स्पाइनल आर्टरी होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ये मिड लाइन में होती है, तो मिड लाइन में आपके न्यूक्लियाइज पड़े हुए हैं। कौन कौन से न्यूक्लियाइज पड़े हुए हैं? हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस पड़े हुए हैं, मीडियल लेमनिस्कस यानी डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक पड़ा हुआ है, और पिरामिड्स पड़े हुए हैं। तो ये 4 रीजन्स जो हैं इनका डैमेज होना शुरू हो जाता है। पिरामिड्स में होते हैं आपके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के डैमेज होने से कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द बॉडी का जो है वो पैरालिसिस हो जाता है, अपर एंड लोअर लिम्ब का। ठीक है, फिर आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक का अगर डैमेज होगा तो लॉस ऑफ द प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट परसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन और टच सेंसेस, ये तरह की चीज़ें जो हैं वो डैमेज होंगी। फिर हाइपोग्लॉसल नर्व न्यूक्लियाई अगर डैमेज होगा तो टंग डेविएट हो जाएगी टुवर्ड्स द इप्सिलैटरल साइड। तो क्योंकि आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मिड लाइन को सप्लाई करती है और मिड लाइन के सारे जो है वो पार्ट्स डैमेज होते हैं, तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के डैमेज होने वाली इस कंडीशन को मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम भी कहा जाता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद आता है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी बेसिकली लैटरल साइड्स को सप्लाई करती है स्पाइनल कॉर्ड को, तो इसके डैमेज होने को कहा जाता है लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम या फिर वेलंगबर्ग सिंड्रोम या फिर पाइका सिंड्रोम, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम। अब इसके साइंस क्या होते हैं? पाइका सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि इप्सिलैटरल अटैक्सिया हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेरिबेलर आर्टरी है ना, तो सेरिबेलम बेसिकली बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जब बॉडी का बैलेंस कंट्रोल नहीं होता तो क्या होता है? अटैक्सिया एंड निस्टैग्मस। दूसरा क्या होगा? इप्सिलैटरल फेशियल पेन एंड टेम्परेचर लॉस होता है, और कॉन्ट्रालैटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो जाता है। प्लस इसमें डिस्फेजिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग एंड वर्टाइगो, निस्टैग्मस भी हो सकते हैं। तो जब भी आपके पास जो है पेशेंट अटैक्सिया के साथ आए, निस्टैग्मस के साथ आए, और तो फिर आपने किस चीज़ का सोचना है? आपने सेरिबेलर आर्टरीज का सोचना है। अब सेरिबेलर आर्टरीज भी 2 तरह की होती हैं, एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो होती है, सॉरी पाइका, हम पाइका को पहले डिस्कस करते हैं। पाइका क्या है? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पाइका जो होती है वो हमारे पास 3 मेजर न्यूक्लियाई को सप्लाई करती है। एक आपके न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगस को सप्लाई करती है, एक आपके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को सप्लाई करती है, और फिर ये सिंपैथेटिक फाइबर्स को सप्लाई करती है। तो जब ये लैटरल यानी कि हमारे पास जो है ये
सो यहाँ पे पाइका सिंड्रोम को बड़े अच्छे से बताया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइका यानी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो आपके सेरिबेलम के लोअर रीजन को सप्लाई कर रही है। और इस रीजन का क्रॉस सेक्शन देख लें तो इसमें हमारे पास एक ट्राइजर्मिनल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगुअस होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगुअस है, सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, इसके अलावा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और ट्राइजर्मिनल न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज़ें इस रीजन के अंदर पड़ी हुई होती हैं। अब इनके डैमेज होने से क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगुअस जो कि आपका किस चीज़ का न्यूक्लियस होता है, क्रेनियल नर्व 9, क्रेनियल नर्व 10 और क्रेनियल नर्व 11, इन तीनों को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है। ये आपका इसके डैमेज होने से डिस्फेजिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स और हिकअप्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर आपके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियाई। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो होते हैं इसमें लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस होता है। तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस बेसिकली क्या करवाता है, आपके इप्सिलैटरल फेस की के पेन और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसमें आपका इप्सिलैटरल यानी सेम साइड ऑफ फेस का पेन और टेम्परेचर जो है वो ख़राब हो जाता है। और सिंपैथेटिक फाइबर्स इसमें होते हैं जो कि आपका जिनके डैमेज से इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पाइका के लिए आपने जो है ना एग्जाम के क्वेश्चन देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस। टोसिस का मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड एंड मियोसिस का मतलब कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल और एनहाइड्रोसिस का मतलब है लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन ऑन द वन साइड्स। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन द वन साइड। तो इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम इज द साइन ऑफ द पाइका। ठीक है, पाइका डैमेज पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी डैमेज करवाता है इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम। और इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम में टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस। सो हेयर यू नीड टू रिमेंबर कि इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम में कौन सी आर्टरी डैमेज होती है, पाइका डैमेज होती है, जिसमें टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस होता है। और न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगुअस यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियाई अगर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हॉर्नर सिंड्रोम को याद रख लेंगे, ये काफ़ी है। ठीक है, अच्छा फिर आता है आपका एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अच्छा, एंटीरियर और पोस्टीरियर में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी का डैमेज होता है तो इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम होता है, जिसमें टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस होती है। लेकिन अगर आपका एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम होगा तो आपकी ड्राइनेस हो जाएगी, यानी लो लैक्रीमेशन, लो सलाइवेशन, लो टेस्ट। ये चीज़ें अगर चली जाती हैं, लैक्रीमेशन, सलाइवेशन एंड टेस्ट सेंसेशन अगर चली जाती हैं तो फिर इसका मतलब आपकी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हुई है। बाकी क्योंकि ये भी सेरिबेलर रीजन से कनेक्ट होती है तो इसमें भी अटैक्सिया और निस्टैग्मस होगा, इसमें भी कॉन्ट्रालैटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। देन आती है आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपके ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई करती है। ऑक्सीपिटल लोब का काम ही विजन को संभालना होता है। ठीक है, आपका ऑक्सीपिटल रीजन जो होता है ना वो बेसिकली आपके पूरे के पूरे विजन को संभाल रहा होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि आपका सबसे पोस्टीरियर रीजन जो ऑक्सीपिट होता है ये कंट्रोल, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्सेस होते हैं जो कि आपके पूरे विजन को संभाल रहे होते हैं। तो इसके डैमेज होने से आपके विजन पे इफेक्ट पड़ता है। और कैसा इफेक्ट पड़ता है, कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। ठीक है, फिर आती हैं आपकी रेटिनल या ऑप्थाल्मिक आर्टरीज। तो ये इसके डैमेज होने से होता है एमोरॉस फुगास। व्हाट इज एमोरोसिस फुगास? सो अगर बहुत बुरी किस्मत होती है तो अमारोसिस फुगास का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन ऑफ दी वन आई, यानी कि रेटिनल इस्कीमिया हो जाता है। तो ये आपकी रेटिनल आर्टरी डैमेज होने की वजह से रेटिनल इस्कीमिया हो जाता है। और ये किन पेशेंट के अंदर होता है, जिनके अंदर हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है, जिनको ऑलरेडी थ्रोम्बस और एम्बोलाई वगैरह की हिस्ट्री होती है। ठीक है, इसमें पेशेंट एकदम से आपको यही कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आँख के आगे किसी ने पर्दा गिरा दिया है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अमारोसिस फुगास, जो कि हमारे पास रेटिनल आर्टरी डैमेज होने की वजह से होता है। और इसमें जो है ना वो अर्जेंटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि सडन टेम्पररी पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन वन आई, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अमारोसिस फुगास। अक्सर ये पूछा जाता है व्हाट इज अमारोसिस फुगास। ठीक है, और किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द डैमेज ऑफ द रेटिनल आर्टरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टेरियल स्ट्रोक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके ब्रेन के इसमें न्यूरोलॉजी के चैप्टर में। और इससे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है, तो ये आपके वैसे ही फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। न्यूरो को मैं इसीलिए जो है ना एग्जाम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में।